हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम 2021 में। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए और लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही ज्वाइन करके बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब आज का टेस्ट स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। तो बस 2 मिनट आप और भी स्टूडेंट के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही सभी स्टूडेंट आ जाते हैं लाइव में तो हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, जल्दी से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जल्दी से, और सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। फटाफट शेयर कीजिए। बस हम 2 मिनट वेट करेंगे सभी स्टूडेंट का और उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम वेट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में भी जल्दी से। चलिए धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, पर जो ज्वाइन हो जाएंगे धीरे धीरे, सभी स्टूडेंट आ जाएंगे धीरे धीरे। चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं। चलिए तो हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को मैं तब से गुड इवनिंग। तो चलिए, पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई अब। अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग अगर यह सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा 2021 में, तो आप लोग बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है ना। होगा ही आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो चलिए, तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सभी दोस्त बताएंगे कि टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सभी दोस्त फटाफट एक बार बताएंगे कि टेस्ट को स्टार्ट किया जाए या फिर थोड़ा देर रुका जाए। जल्दी से बताइए सभी दोस्त, स्टार्ट किया जाए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं हाँ स्टार्ट करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बात बता रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला बात यह है कि यह सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो नंबर कितना है, तो वीडियो नंबर #वीडियो नंबर यह 4 है। इससे पहले 3 वीडियो हो चुका है। अगर आपने लाइव नहीं दिया था या फिर छूट गया था किसी कारणवश, तो तीनों वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा बात रहेगा और एक अच्छा सा आपके पास कॉपी भी बन जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो इसलिए तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको भी नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव का एक अच्छा कॉपी बन जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम आप रिवीजन अच्छे से करेंगे एक एक क्वेश्चन का, तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सही करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अब। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात है कि आप लोग को शुरू में ही बता रहे हैं कि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना लाइव कराते हैं और क्वेश्चन टाइप करके लाते हैं। वो कॉपी का यानी जो खींचा हुआ होता है उसका लाइव नहीं कराते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। आपके लिए अच्छे से कलर भी लाते हैं, यानी कलर वाला, कि आपको अच्छा लगे, अच्छा से अच्छा लगे, इसलिए इतना मेहनत करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना बहुत ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अगर पसंद आता है, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है मेरा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमसे कुछ फ़ायदा होता है आपका, तभी वीडियो को लाइक करें। तो इस वीडियो पे आज एम है हम लोग का 50 लाइक्स का, 50 लाइक्स का एम है, और यह बात हम बीच में यहीं पे बोल रहे हैं। तो 50 लाइक ज़रूर ही कर दीजिएगा, सभी दोस्त से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? मार्च 1948 ईस्वी में, अप्रैल 1948 ईस्वी में, या फिर मई 1848 ईस्वी में, या फिर जून 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या है? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? चलिए जी, जल्दी से बताइए कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। और आपको एक भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लगता है, डाउट लगता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है एक भी क्वेश्चन में, तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, आपका डाउट 100% वहाँ पे क्लियर करेंगे हम। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। चलिए, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, कम ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि आप लोगों को कंसेप्ट बना रहे और याद हमेशा रहे, ठीक है। चलिए, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था आपको बताना है।
मेटरनिक का पतन कब हुआ था? पतन, ठीक है, यानी उसका विनाश, यानी सभी खत्म कब हुआ था मेटरनिक का? बताइए, जल्दी से बताइए, लेट नहीं कीजिए, जल्दी से बताइए। और आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर लिखा कीजिए कि 1 का ए होगा या फिर 1 का ऐसे बी होगा या फिर 2 का ऐसे होगा। आपको जैसे अपना क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन को लिखिए, जिससे हमको समझ आएगा कि आप लोग क्या आंसर देना चाहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। मेटरनिक का पतन जो हो गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मई 1848 ईस्वी में। मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं तेज़ी से कराइए, तेज़ी से कराइए, तो पढ़ाई में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तेज़ी क्या होता है, जल्दी कैसे करा दें? जल्दी जल्दी कराएंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बताते चले, तो ऐसे नहीं है, थोड़ा देर अपना टाइम देना पड़ेगा। टाइम भी खर्च होगा और थोड़ा डाटा भी खर्च होगा, तो इतना आप लोग पढ़ाई में नहीं दे सकते हैं क्या? तो पढ़ाई में दीजिए। तो इसलिए आप लोग थोड़ा अपना धैर्य बनाए रखिए और धीरे धीरे हम कराएंगे, कोई भी फास्ट कराने वाले नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल नहीं सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है वह कब हुई थी? ऑप्शन में दिया हुआ 1948 में, 1940 में, 1943 में, 1945 में। क्वेश्चन क्या पूछा है? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? चलिए, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जल्दी से बताइए। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? चलिए, लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या होगा? डी आंसर सही है, 1945, ठीक है, 1945 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल नहीं सही है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे पर्सनल में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन। देखिए, साइमन आयोग भारत कब आया? साइमन आयोग कब भारत आया? साइमन आयोग भारत कब आया था? जनवरी 1928 में, फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, या फिर अप्रैल 1928 में? साइमन आयोग भारत कब आया था दोस्तों? साइमन आयोग जो है वह भारत कब आया था दोस्तों? जल्दी से बताइए। सभी दोस्त जल्दी से कमेंट करेंगे कि साइमन आयोग जो है वह भारत कब आया था दोस्तों? साइमन आयोग भारत कब आया था? चलिए 10 सेकेंड और टाइम आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। साइमन आयोग जो है वह भारत कब आया था? चलिए चलिए जी, ठीक है ठीक है। चलिए, यहाँ पे आंसर होगा आपका ए, जनवरी 1928 में जो है वह साइमन आयोग जो है वह भारत आया था, जनवरी 1928 ईस्वी में। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी प्रथम अध्यक्ष जो हैं वह कौन थे जी? चौथा का सही आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए जितने क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए, जैसे आपके एग्जाम में आए तो आपको गलती न हो, ठीक है। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चलिए, वेरी गुड। चौथा का जो आंसर होगा ए होगा, बायोमेश चंद्र बनर्जी। बायोमेश चंद्र बनर्जी जो जी थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, यानी पहले अध्यक्ष जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह बायोमेश चंद्र बनर्जी जी थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी यानी वयस्क स्त्रियों एवं पुरुषों को मताधिकार जो है वह कब प्राप्त हुआ था? 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1928 में। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप लोग गलत मत करें। चलिए सभी दोस्त बताएंगे कि इंग्लैंड में जो है वयस्क यानी स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बस 10 सेकंड और वेट करेंगे आप लोगों का, उसके बाद हम आंसर को बता देंगे, ठीक है। चलिए सभी दोस्त कमेंट करके बताइए कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो जल्दी से कन्फ्यूजन मत कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन देता है ना आपके एग्जाम में, वो सिमिलर ऑप्शन रहता है। 10 साल पीछे कर देगा, 10 साल आगे कर देगा, मैंने ऐसे लगेगा आपको ना कि आपको कन्फ्यूज करके वो गलत करवा देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं जी। तो देखिए 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 1928। 1928 में इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। 5वां का डी आंसर सही है। कुछ विस्तृत जानकारी आप लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा। 1928 में सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए मताधिकार की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। तो देखिए 21 वर्ष कर दी गई थी और 1969 में इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। अब 18 वर्ष तक के सभी महिलाओं और यानी जो पुरुष हैं मताधिकार जो है वह कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो कुछ विस्तृत जानकारी थी आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह किस देश के लिए? तो यह कौन से देश? इंग्लैंड के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत रेल का विकास यानी सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, या फिर पेरिस में हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या है जी? लंदन है, और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह रोम है। आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 का सही आंसर 6 का। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर देते हैं, आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन भी दिखेगा। देखिए भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताइए भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था जी? चलिए वेट करते हैं आप लोग का आंसर का। चलिए फटाफट बताइए, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। सी आंसर बिल्कुल ही सही है, लंदन में। भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। कुछ विस्तृत जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भूमिगत ट्रेन यानी लंदन में कब चलाई गई थी? तो 1863 में चलाई गई थी, ठीक है। 63 में चली थी। यह जो ट्रेन है शहरी इलाकों में चलती थी। यह जो ट्रेन थी वह सिर्फ शहरी इलाकों में चलती थी, ठीक है। इसके बाद यानी लंदन के टावर सबवे पर 1870 में रेल चली, ठीक है। यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी। देखिए यह जो ट्रेन थी वह किससे चलती थी? तो भाप इंजन से चलती थी। आपको यह सभी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 पे आते हैं। सबसे यानी पहला जो है यानी पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा जो शहर है वो उभर कर आया था? यानी कौन सा ऐसा विश्व भर में बाजार है जो सबसे पहले यानी विश्व भर में जो उभर कर आया था वह कौन सा शहर था? बताइए। 7 का सही आंसर, 7 का आंसर बताइए जल्दी से। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? चलिए बताइए। चलिए थोड़ा देर और वेट करते हैं जी। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 7वें का बी आंसर सही हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल ही सही है।
और जिसका देखिए नेम का बात है, बहुत सारे बोलते हैं नेम बोलिए नेम बोलिए, तो नेम की बात है तो नेम बोलेंगे, बट अभी कुछ दिन हमको प्रॉब्लम है, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण और कुछ दूसरे कारण से हम नेम नहीं बोल रहे हैं। आप लोग बात को समझ पा रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यह बात को समझेंगे, और आज हम नेम नहीं बोल पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 8 पे आते हैं लोग। बताइए वर्षाय की संधि किस वर्ष हुई थी? वर्षाय की संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों? बताइए जल्दी से। वर्षाय की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए जल्दी से, लेट नहीं करेंगे सभी दोस्त। और हम कुछ आप लोग को विस्तृत भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के बाद बताने के बाद और कुछ बातें भी बता रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना उन सभी बातों को और अपने कॉपी में लिखते चलना है। लाइव जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप लोगों को यह काम करना है कि आप अपना एक बार फिर से वीडियो को दोबारा से करके अपना नोट्स में जो बातें बोल रहे हैं जो बीच में ऑब्जेक्टिव के बाद, उसको आपको याद रखना है और अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा, 8वें का सही आंसर क्या होगा जी? सी आंसर सही है, ठीक है, 1919 में। तो चलिए इसका हम लोग सही आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वर्षाय की संधि हुई थी 1919 में, ठीक है। और कुछ विस्तृत जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, सभी दोस्त अच्छे से सुनेंगे। वर्षाय की संधि 18 जून, डेट भी याद रखिएगा, 18 जून को 1919 ईस्वी में हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों जैसे गठबंधन देश कौन सा हो जाएंगे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तथा रूस आदि के बीच में हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी और उसने 18 जून 1919 में के दिन वर्षाय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। डेट भी आपको याद रखना है। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है जी? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पे है आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में हुआ था, यह बात आपको पहले ध्यान रखना है। अब बताना किनके द्वारा हुआ था, जल्दी से बताइए कि आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में हुआ था, बट किनके द्वारा हुआ था? जल्दी से बताइए। 9 का सही आंसर, 9 का क्या हो जाएगा? आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किनके द्वारा हुआ था? चलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा विलियम वुड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 पे आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल क्वेश्चन है 20, यानी 10 क्वेश्चन और है इसके बाद। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय यानी पारित हुआ था? चलिए जल्दी से बताइएगा 10 का सही आंसर। सभी दोस्त फटाफट कमेंट करेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, कितना बार बोल दिए, कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तो आप लोग बाद में बात कर सकते हैं हमसे। चलिए तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी 10 नंबर ना है, 10 का। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लिटन के ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इनमें कौन सा जो सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन है? देखिए सबसे कीमती और नवीकरणीय संसाधन कौन हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए, जल होगा, पवन होगा, या फिर वन होगा, या फिर खनिज होगा? देखिए कीमती और नवीकरणीय संसाधन तो यह सभी हैं, जल भी है, पवन भी है, वन भी है और खनिज भी है। बट इसमें क्या पूछा है आपसे कि सबसे जो कीमती है, सबसे जिसका कीमत है, कॉस्टली है सबसे ज़्यादा, वह किसका है? तो जल्दी से बताइए सभी दोस्त कमेंट करके। 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 9 क्वेश्चन और है, और लेट नहीं होगा।
तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खनिज हो जाएगा। सबसे अनवीकरणीय जो यानी संसाधन है वो खनिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं लोग, जल्दी से बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी दोस्त कमेंट करेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए, लेट मत कीजिए। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? चलिए 5 सेकंड और टाइम है आपके पास, जल्दी से कमेंट कीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ए होगा। ठीक है, बांगौर मिट्टी। ठीक है, बांगौर मिट्टी कहा जाता है। आपका ए आंसर बिल्कुल ही सही है। और देखिए इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांग्यार यानी बांगौर या नई जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, नई जलोढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखना, नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पूछा था तो यह बांगौर हो गया, बिल्कुल ही सही है। और एक और क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर यानी खादर कहा जाता है। ठीक है, खादर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार पाया जाता है? भारत में किन राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से बताइए। भारत में किस राज्य में यानी सर्वाधिक जो है वो वन विस्तृत पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में? 4 ऑप्शन में से। चलिए आंसर को जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड वेट करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन का विस्तार पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। साल किस वन का वृक्ष है? साल जो है वह वृक्ष का प्रकार है, बट किस वृक्ष का है बताइए। आंसर क्या होगा 14 का? चलिए जल्दी से बताइए 14 का सही आंसर। अब 15 सेकेंड हम आपको टाइम देंगे और बस 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट करते हैं लोग, लेट नहीं करेंगे। और एक और बात कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर ही क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग का एम है 50 लाइक्स के पार। तो हम देखते हैं कि आज मैक्सिमम आप लोग लाइक कितना करते हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सदाबहार, वह बिल्कुल ही सही है। ठीक है, जो साल किस वृक्ष का है तो इसका याद रखना है सदाबहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो देखिए इनमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, ये चारों कोयले के प्रकार होते हैं, बट यहाँ पे पूछा है सबसे ज़्यादा पूछा है। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे यानी यह जो सभी है ना यह प्रकार है। ठीक है, बट कौन से हैं आपको अब बताना है। चलिए बताइए पहले। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही है, एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? क्वेश्चन क्या है जी, एक बार और रिपीट करते हैं। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, एंथ्रासाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है दोस्तों? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बी आंसर यानी राजस्थान होगा। राजस्थान जो है बिल्कुल ही सही है, राजस्थान होगा। खनिज तेल का यानी विशाल भंडार जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन जो इस्पात यानी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, गलत बोल दिए हम।
इसके लिए सॉरी, तो आप सही कर लीजिए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी असम होगा। और हम बोलने में गलती हो गया था, बी बोल दिए थे, बट इसका आंसर ए हो जाएगा, असम होगा। खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ है? तो असम में, ठीक है। 16 का ए होगा, ठीक है। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 17 में क्या है? इनमें कौन सा इस्पात यानी केंद्र समूह के निकट है? चलिए बताइए जल्दी से, बोकारो या फिर विजयनगर? चलिए बताइए कौन होगा ऑप्शन? यानी इनमें जो कौन सा जो इस्पात समुद्र के यानी समुद्र के निकट है? यहाँ पे क्या पूछा है? इस्पात केंद्र जो है वो ऐसा कौन सा इस्पात केंद्र है वह इन समुद्र के निकट पाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा? चलिए जी बताइए सभी दोस्त, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, कितना बार बोल दे, डाउट होता है, तो हमसे बात कीजिए, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा 17 का डी आंसर, विशाखापट्टनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, विशाखापट्टनम, 17 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें कौन सी गैस के रिसाव के कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण भोपाल त्रासदी हुई थी? 18 का सही आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, 10 सेकेंड वेट करेंगे, ओनली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, फटाफट। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और 50 के पार लाइक्स पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा भी आपका हेल्प कर रहे हैं लॉकडाउन में, या फिर हम तो 4 महीने से लगातार वीडियो डाल रहे हैं, लाइव बनाते बनाते, और अभी तक बना रहे हैं और आपकी एग्ज़ाम तक बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए यहाँ पे 18 का जो सही आंसर आ जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनाइड। मेथाइल आइसोसाइनाइड यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही सही है। 19 पे आते हैं, स्वर्णियम चतुर्भुज मार्ग किस यानी राज्य को नहीं जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पे जो राज्य को यानी कौन सा शहर को नहीं जोड़ता है, शहर कौन से शहर को नहीं जोड़ता है? 19 का सही आंसर फटाफट बताएंगे कि स्वर्णियम चतुर्भुज जो है वह कौन से यानी जो मार्ग है वह किस शहर को नहीं जोड़ता है, ठीक है। जोड़ता नहीं है, यह पूछा आपसे। चलिए बताइए कौन से शहर को नहीं जोड़ता है, बताइए जल्दी से। चलिए तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो यानी बी है वह बिल्कुल ही सही है, गुवाहाटी होगा, ठीक है। गुवाहाटी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुवाहाटी, ठीक है। चलिए 20 पे आते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है और आप लोग कहीं मत जाइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं के ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवच प्रदर्शन की विधि को क्या बोलते हैं? यह एक डिफिनेशन है। चलिए डिफिनेशन को भी याद हो जाएगा आपको, और डिफिनेशन को जो है ना यानी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, एग्जाम्पल को भी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन के बाद आपसे पूछेंगे एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 20 का पहले आंसर बताइए लोग। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैस्यूर हो जाएगा, ठीक है। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवच प्रदर्शन की विधि को क्या बोलते हैं? तो हैस्यूर विधि बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर यह सी जो है वह बिल्कुल ही सही है दोस्तों। आप लोगों ने सी दिया है, आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल ही सही है। और देखिए आज के इतना ही क्वेश्चन था, और यह जो है वीडियो नंबर कितना था? वीडियो नंबर कितना था? 4, ठीक है। इसके पहले 3 वीडियो हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आपसे क्वेश्चन है तो उसको बताना है, और चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को बोलेंगे और आप लोग को बताना है, ठीक है। देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? आपके पास ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन आपको नहीं देते हैं। आपको ऐसे ही बताना है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। ऑप्शन आपको नहीं है, बिना ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन, एक भी ऑप्शन नहीं है। आपको बताना है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। चलिए इसका भी आंसर बता दीजिएगा। और एक और बात, एक कमेंट करना है आपको, जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। अपना नेम लिख लीजिएगा, सभी दोस्त को बता रहे हैं, सभी सुनिए ध्यान से। अपना यहाँ पे नेम डाल लीजिएगा, जो भी नेम है आपका, यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नेम अपना डालिएगा यहाँ पे, और करेक्ट कितना हुआ यहाँ पे डाल दीजिएगा, और रॉन्ग कितना हुआ यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसका आंसर बताइएगा जो आपसे पूछे थे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी, इसका आंसर आपको वीडियो में बताना है। और यह भी काम करना है, अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।